बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन मोस्टली आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। सबसे पहले तो रिस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो रिस्पिरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फॉर दिस पर्पज दे कैरी आउट अ स्पेशल प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रिस्पिरेशन। तो ये होगी रिस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब दूसरे नंबर पे आता है कि द रिस्पिरेशन प्रोसेस आल्सो अकर एट सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल। अब सबसे पहले है इंटरनल रिस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन दैट अकर एट सेलुलर लेवल इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल रिस्पिरेशन। कि जो एक सेल के लेवल पे होता है उसको हम कहेंगे इंटरनल रिस्पिरेशन, विच इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होते हैं जिनमें जो ब्रेक डाउन होती है लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनटू सिंपलर कंपाउंड में, उन रिएक्शंस को कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेसेस या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑन द अदर हैंड, जबकि द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन दैट अकर एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होती है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं, और ये इन्वॉल्व होती है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हम सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं, इसको एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ना वो इंटरलिंक्ड हैं। एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन इज इनहेल्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रिस्पिरेशन। तो वो कहता है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होती है सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम प्रोड्यूस करते हैं जब हम हमारी बॉडी में सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हम उसे फिर एक्सहेल कर देते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss respiratory system of man. तो सबसे पहले तो respiratory system है क्या? तो ह्यूमन की बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जो जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि वो हमारी बॉडी में एक खास सिस्टम है जिसकी मदद से हम हमारी बॉडी और जो बाहर हवा है, आबो हवा इन्वायरमेंट है, उसके साथ जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इस तरह जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये स्पेशल सिस्टम के थ्रू होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू टू रीजन। एक को कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरे को कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब अगर साथ वाली डायग्राम 14.1 जो फिगर है इसमें देखा जाए तो अपर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें दो चीजें आती हैं, एक है आपका नोज और दूसरा इसके साथ है फेरिंक्स, यानी यहाँ तक के नोज में आप नजल कैविटी आ जाता है, फेरिंक्स में जो है ना वो थ्रॉट वगैरह। अब जो दूसरे नंबर पे आता है जी लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉपर जो है ना वो लेरिंग्स पे ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और एंड पे लंग्स आते हैं, फिर लंग्स के अंदर जो भी एल्वेलाई वगैरह है। तो ये अब हम पहले देखते हैं कि अपर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या है। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना इसमें इंक्लूड का मतलब होता है शामिल है, जो मुश्तमिल है जी नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल यानी नाक के अंदर जो खाली जगह है, नजल कैविटी खाली जगह जो है, और फेरिंक्स है। ये तीन चीजें आती हैं जी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में। अब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो सबसे पहली चीज है वो है नोज। नोज और इसके अंदर क्या कुछ है ये हम बात करेंगे। अब जो नोज है ये ओनली एक्सटर्नली का मतलब बाहर विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो हमें बाहर से नजर आता है, ये एक सिर्फ यही पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन का जो नोज है ये कंपोज होता है बोन और कार्टिलेज का एंड फैटी टिश्यू का। अब इसमें हड्डी भी है और कार्टिलेज जो नरम हड्डी जिसकी वजह से बेंड वगैरह भी हो जाता है, और एंड फैटी टिश्यू और कुछ फैटी टिश्यू भी होते हैं। अब जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं नोज की आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल, यानी जो हमें बाहर ये दो ओपनिंग नजर आती हैं इसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। और इन द इनर होलो स्पेस आर कॉल्ड नजल कैविटी, और कैविटी का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह। तो अंदर जो उसके होगी, जो अंदर खाली जगह है उसको हम कहते हैं कैविटी। यानी बाहर से हमें ये जो नजर आते हैं ये दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दोनों जो सुराख होते हैं नाक के, और अंदर जो खाली जगह है उसको नजल कैविटी कहते हैं। देर आर टू नजल कैविटीज, अंदर यानी दो नजल कैविटीज है, विच आर पार्टीशन बाय मीन्स के पार्टीशन यानी उन दोनों को अलग किया गया है ऑफ
नज़ल सेप्टम, नज़ल सेप्टम की मदद से द पार्ट ऑफ नज़ल बोन, जो दरमियान में ये हल्की सी पतली सी बोन होती है, इसकी मदद से इन दोनों को सेपरेट किया गया है। अब जो एंटीरियर पार्ट होता है ऑफ द नज़ल कैविटी नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल। जो नॉस्ट्रल के करीब होता है इंटीरियर पार्ट, वो कहता है आगे वाला, उसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बाल होते हैं, इसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। अब बोथ जो नॉस्ट्रल्स हैं वो एंड नज़ल कैविटी है वो लाइन बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, कि इनको लाइन किया क्या होता है, इनके ऊपर एक तह होती है सिलिया की, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब वो बताएगा कि इनका फंक्शन क्या है, ये हेयर का, वेस्टिब्यूल्स का यानी, और जो सिलिया है और म्यूकस है। अब नोज़ हेयर, म्यूकस और सिलिया जो हैं, ये हम सर्व करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमें डिफेंस मैकेनिज्म, हमें मुदाफ़त प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो वगैरह होते हैं, एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर, या फिर कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें जो हवा में मौजूद होती हैं, उनसे हमें महफूज करते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो म्यूकस होता है एंड सिलिया, जो म्यूकस और सिलिया होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं जी जो एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ये जो हेयर हैं और म्यूकस है, ये जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह आते हैं या जो डेंजरस हार्मफुल माइक्रो वगैरह होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, ताकि हमारी जो इन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जो म्यूकस होता है इसका एक और फंक्शन भी है कि ये हेल्प करता है इन मॉइस्चनिंग द एयर, ये एयर को मॉइस्चन भी करता है। इसके अलावा जो ड्राई एयर होती है, सीलिया जो होते हैं, ये मूव करते हैं द ट्रैप्ड सब्सटेंसेस टू द फेरिंक्स। जो सिलिया होते हैं, ये जो जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो सब्सटेंसेस हैं, उनको ट्रैप करते हैं, पहले यानी फंसाते हैं फॉर द रिमूवल, ताकि उनको फिर फेरिंक्स में भेजते हैं ताकि उनको रिमूव किया जा सके। अब अंडरनीथ द फेरिंक्स, अब जो अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज जैसी बात होंगी तो खून हॉट होता है, यानी 37 उसका टेम्परेचर होता है, तो वो जो है ना हेल्प करती हैं ताकि वार्म किया जाए एयर अबाउट तो 30 सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, कि अगर बाहर से बहुत ठंडी आवाज़ आ रही है तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसके ये टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो 30 सेल्सियस तक रहे, ताकि हमारी बॉडी में इजीली वो एडजस्ट हो सके। दूसरी चीज़ है जी अपर ट्रैक की, वो है फेरिंक्स, कि नज़ल कैविटी के बाद आ जाती है फेरिंक्स। अब फेरिंक्स जो है ना ये कोन शेप्ड है, ठीक है, कि बिल्कुल जिस तरह कोन शेप्ड होती है, पैसेज वे लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नज़ल कैविटी टू द इसोफेगस एंड लेरिंक्स। ये एक कॉमन पैसेज वे होता है दोनों, जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फूड के लिए। तो ये लीड करता है फ्रॉम द ओरल, एक तो मुंह की तरफ से और दूसरा नज़ल कैविटी यानी नाक की तरफ से, टू द इसोफेगस एंड लेरिंक्स, और आगे दोनों इसोफेगस में भी ओपन होता है और लेरिंक्स में भी। अब जो फेरिंक्स है इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो फेरिंक्स है ये यानी दोनों सिस्टम का पार्ट है, आपका सांस लेने वाले का भी और जो हम खुराक खाते हैं उसका भी। फेरिंक्स जो है वो कन्वेंशनली डिवाइडेड इन थ्री सेक्शन। फेरिंक्स को तीन जो है वो पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, नासोफेरिंक्स जो नाक की तरफ से होता है, ओरोफेरिंक्स जो मुंह की तरफ से होता है, और लेरिंगोफेरिंक्स जो नीचे लेरिंग्स की तरफ से होता है, यानी इसके तीनों ये जो है ना इसके सेक्शंस हैं, जिधर जिधर ये ओपन होता है। अब ये था अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें नोज और फेरिंक्स आ गया है। अब दूसरे नंबर पे आता है जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड है जी लेरिंक्स है, यानी ये फेरिंक्स से नीचे, उसके बाद ट्रैकिया है, और फिर ब्रोंकाई और एंड पे लंग्स है यानी फेफड़े। अब सबसे पहले लेरिंक्स की बात करते हैं। लेरिंक्स जो होता है इनलार्जमेंट होती है इन द एयरवे, कि वो फूला हुआ होता है एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया से ऊपर, ट्रैकिया से ऊपर होता है एंड बिलो द फेरिंक्स, और फेरिंक्स से नीचे होता है, फेरिंक्स से नीचे है और इससे नीचे जो होगा वो होगा ट्रैकिया। द लेरिंक्स इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज, इसमें मसल्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होते हैं, मसल ताकि मूवमेंट हो और आवाज़ जो है वो मूव करे, और कार्टिलेज जो होती है वो ताकि जो है ना इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ये कोलैप्स ना हो, हल्के हल्के छोटे छोटे जो है ना इसमें कार्टिलेज होते हैं। वन ऑफ द कार्टिलेज इज द एपिग्लैटिस, इसमें जो एक कार्टिलेज होता है जिसको एपिग्लैटिस कहते हैं, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब एपिग्लैटिस का क्या फंक्शन है, एपिग्लैटिस का ये फंक्शन है कि ये एक यूजली स्टैंड अपराइट एंड अलो
एयर टू इंटर द लेरिंग्स। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है कि ये एयर को अलाउ करता है कि वो इंटर हो जाए बॉडी में ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम फूड वगैरह निकलते हैं तो होवर लेरिंग्स जो होता है वो रेज हो जाता है, लेरिंग्स ऊपर उठता है और जो एपिग्लैटिस है वो प्रेस हो जाता है डाउनवर्ड। तो एज अ रिजल्ट जो एपिग्लैटिस है वो पार्शियली कवर कर लेता है ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स को, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट का मतलब स्टॉप करता है कि फूड जो है वो हमारी इंटर ना हो जो हमारे एयर पैसेज जो है उसमें। ये इसका बेसिक यानी आगे वो फूड जो है वो ट्रैकिया में ना इंटर हो बल्कि इसोफेगस में जाए। तो ये फंक्शन है एपिग्लॉटिस का। अब जो ओपनिंग होती है लेरिंग्स की उसको ग्लॉटिस कहते हैं। जो ओपनिंग है लेरिंग्स की उसको ग्लॉटिस कहते हैं और इसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो ढक्कन की तरफ बंद हो जाता है जब हम swallowing करते हैं, जब हम निकलते हैं फूड को। अब ये लाइंड होती है विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी जो है ना, ये जो लेरिंग्स आपका इसके ऊपर भी एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। इनसाइड द लेरिंग्स देयर आर टू वोकल कार्ड होते हैं इसके अंदर, जिनकी वाइब्रेशन की वजह से वोकलाइजेशन यानी स्पीच वगैरह साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये था लेरिंग्स की बात। यानी अब हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के डिस्कस कर रहे हैं, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को, जिसमें हमने लेरिंग्स को डिस्कस किया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है, ग्लॉटिस क्या है। अब नेक्स्ट जी ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है ये बिलो द लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स से यानी नीचे होता है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है एक, और इसमें मेम्ब्रेन होती हैं। ये लार्ज डेंस रेगुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल reinforced with 15 to 20 C-shaped pieces of cartilage। इसमें कार्टिलेज होते हैं सी शेप्ड, जो इसको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं। कि एक तो ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है, दूसरा इसमें रेगुलर टिश्यूज होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं, और इसमें तकरीबन 15 से 20 सी शेप्ड पीसेस होते हैं कार्टिलेज के, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ये जो है वो कोलैप्स ना करे और जब हवा इसमें से ना भी गुजरी हो तब भी। अब नेक्स्ट है जी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंकाई है, जो ट्रैकिया है, यही ऊपर से ये कार्य होती है, आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो कहता है कि ट्रैकिया डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये स्मॉलर ट्यूब में जो दो में डिवाइड हुआ है इसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे। आगे जो प्राइमरी ब्रोंकाई मजीद जो है ना वो स्मॉलर में डिवाइड होती जाएंगी, उनको इसने नाम दिया कि वो सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी विद इन द लंग्स। तो ये फिर हर लंग में एक तो दो जब होंगी, तो ये एक लेफ्ट लंग में एक राइट लंग में, फिर आगे ये छोटे छोटे में जाके डिवाइड हो जाएंगी जो राइट और लेफ्ट में। तो इसको उसने नाम दिया कि ये आगे सेकेंडरी फिर जो है वो ब्रोंकाई कहलाएंगे। अब नेक्स्ट ये है कि ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी लंग्स में आगे 3 जो होंगी वो राइट लंग में होंगी और जो 2 हैं वो लेफ्ट लंग में होंगी। इन द 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग एंड 3 ब्रोंकाई इन द राइट लंग। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो गिव राइज करेंगे जी टर्शरी ब्रोंकाई को, यानी आगे वो भी डिवाइड होंगे और वो टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगी। तो ये कंटिन्यू रहेंगी ब्रांच होना में, फाइनली गिव राइज टू ब्रोंक्यूल्स, और एंड पे छोटी छोटी बन जाएंगी जिनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, जो लेस देन 1 मिलीमीटर होंगी डायमीटर में, यानी बिल्कुल पतली पतली सी नालियां बन जाएंगी जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब जो ब्रोंक्यूल्स है वो भी आगे जो है ना सब डिवाइड होंगे सेवरल टाइम्स, बिकम इवन मोर सेमिनल, जिनको टर्मिनल ब्रोंकाइल्स कहेंगे, यानी एंड वाली, टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाली मोस्ट। इन द सेकेंडरी ब्रोंकाई, अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद कार्टिलेज प्लेट्स। इसमें जो होंगे वो जो ब्रोंकाई है, क्योंकि हमने ले रहे ट्रैकिया में पढ़ा है कि उसमें सी शेप जो कार्टिलेज वो प्रेजेंट था ताकि उसको प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे कोलैप्स होने से। जो ब्रोंकाई है इसमें होंगे, जबकि जो ट्रैकिया है इसमें सी शेप थे, जबकि जो ब्रोंकाई है इसमें जो होंगे वो प्लेट लाइक होंगे ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है जी एलवुलर डक्ट्स एंड एलवुलाई। अब जो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स होते हैं वो मजीद आगे डिवाइड होती रहती हैं लंग्स के अंदर, डिवाइड होकर बनाती हैं एलवुलर डक्ट्स। अब ये जो एलवुलर डक्ट्स हैं ये एक एयर लाइन होती है इन चैम्बर कॉल्ड एलवुलाई, जो छोटी-छोटी में आगे डिवाइड हो जाती हैं फाइल एयर फिल्ड चैम्बर्स कॉल्ड एल्वुलाई जिनको कहते हैं। ये वो साइट एल्वुलाई वो साइट्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। यानी हवा में से जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड को दी जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वुलाई की मदद से एक्सचेंज कर ली जाती है। तकरीबन 700 मिलियन जो एल्वुलाई हैं वो प्रेजेंट होती हैं लंग्स में। जो हर एक वाल है, वाल होती है जो एलुलस की वो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है, यानी इतनी छोटी होती हैं। यहाँ पे ये एक डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का,
जो लाइनिंग होती है ईच एलुलस की जो लाइनिंग होती है वो मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, यानी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज में पाए जाते हैं। ये बहुत थिन होती है, बहुत थिन पतली होती है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ओवर विच डिफ्यूजन मस्ट अकर। तो ये डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा डिफ्यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेस वगैरह हैं वो डिफ्यूज हो सकें इसमें। अब कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन है वो भी इसकी बाद में प्रेजेंट होती हैं, जो अलाउ करते हैं एल्वेलाई को ताकि वो एक्सपेंड हो सके और रिक्वायर हो सके इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग के सांस के दौरान। ये एक तो हो कि ये कुला जो है वो इजीली फूल भी जाए और दोबारा ये अपनी जगह पे आ जाए, इसलिए इसमें कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन होती हैं। तो ये था एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई, यानी इनके थ्रू जो है ना वो मेन गैसेस की एक्सचेंज होती है एक ब्लड के साथ। अब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बिल्कुल अंदर वाला, उसका हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स देखेंगे। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सबसे हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक का, लोअर ट्रैक का, उसमें लंग्स आते हैं। तो लंग्स का जो ना कुछ एक्सटर्नल बाहर से स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब जो है ना लंग्स एक प्रिंसिपल ऑर्गन है रिस्पिरेशन का। ईच लंग जो होता है वो कॉनिकल इन शेप होता है, कॉन की तरह का होता है। इसके बेस में जो है ना वो एक डायाफ्राम होता है और एंड इट्स एपेक्स एक्सपेंड टू, और इसके एपेक्स जो होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं टू ए पॉइंट, एक पॉइंट बनाते हैं जस्ट अबव द क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर। अब जो राइट और लेफ्ट लंग है इनमें थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ये पहले तो सेपरेट जो होते हैं राइट और लेफ्ट लंग, ये बाय मेडिली बाय द हार्ट, हार्ट की मदद से होते हैं, जिसको एंड मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम की मदद से, विच इज द एरिया बिटवीन द लंग्स, जो लंग्स के दरमियान में एरिया होता है, ये जो है कि मीडिया स्टेनम की मदद से इनको जो है सेपरेट किया जाता है। अब जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, उसमें टू लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, क्योंकि ये स्पेस देता है, कुछ स्पेस जो है ना लेफ्ट लंग शेयर करता है विद द स्पेस विद द हार्ट, दिल के साथ, इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है, इसमें टू लोब्स होते हैं। जबकि जो जो राइट लंग है उसमें थ्री लोब्स होते हैं, क्योंकि वो आज़ाद होता है। अब जो हिलम होता है ये एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन होती है दोनों के दरमियान में। ऑफ बोथ द लंग्स वेयर द ब्लड वेसल्स आर एयर वेज पास इनटू द लंग, जिसकी मदद से जो है ना इसमें जो एयर ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो इंटर होती हैं, तो इसलिए इसके दरमियान में जो होता है ना वो एक ट्रायंगुलर हिलम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है जी, ए पास इनटू लंग्स, द लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई। अब जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज लाइक होते हैं, क्योंकि इनमें एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये लंग थे, ये दो लंग्स हैं, ठीक है। इनको वो कहते हैं कि हमने सेपरेट जो करते हैं वो मीडिया स्टेनम की मदद से सेपरेट करते हैं। फिर जो लेफ्ट लंग है इसमें दो लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, जबकि जो राइट लंग है उसमें तीन होते हैं, सुपीरियर लोब है, मीडियल मिडिल लोब है और इंफीरियर लोब है। दोनों को दरमियान में जो है ना वो एक हिलम होता है, जिस जहाँ से जो है ना वो ब्लड वेसल वगैरह इंटर होते हैं इस दोनों में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। अब मैकेनिज्म किसी जो मशीनरी का कुछ पुर्जे वगैरह होते हैं उनको मैकेनिज्म कहते हैं, या इस तरह का जो एक प्रॉपर अमल हो रहा होता है उसको मैकेनिज्म कहते हैं। अब सबसे पहली लाइन में वो तो कहता है कि लंग्स जो है ना वो खुद ब खुद तो हवा को ना ही बॉडी के अंदर अपने अंदर ले जा सकते हैं और ना ही बाहर निकाल सकते हैं। ये सारा जो काम है दो चीज़ें करती हैं, एक है डायाफ्राम और दूसरा है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मिल के जो होता है पूरा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, इसको कंप्लीट करते हैं, यानी अकम्प्लिश करते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स का फूलना और फिर सिकुड़ना जो है वो ये डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ उसने बताई डायाफ्राम। डायाफ्राम अब क्या होता है, एक डूम शेप होता है, स्केलेटल मसल है जो थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी से, यानी इन दोनों के सेंटर में पाया जाता है ये डायाफ्राम, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करता है। अब दूसरी चीज़ जो है वो दो सेट होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स के। इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो ईच पेयर ऑफ रिब जो है उसके दरमियान बिटवीन पाए जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉर्सर और जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल। अब जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो डायगोनली रन करते हैं और लेकिन होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ डायरेक्शन में, इनटू टू मसल्स, टू सेट ऑफ मसल्स। अब ब्रीथिंग के दो मेन फेजेस होते हैं, एक फेज है इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है टेकिंग एयर इनटू द बॉडी, और एक्सपायरेशन मीन टेकिंग एयर आउट ऑफ द बॉडी, कि जिस्म के अंदर जो हम हवा लेके जाते हैं उसको इंस्पायरेशन कहते हैं और जिस्म से बाहर जो निकालते हैं उसको एक्सपायरेशन। अब हम बराबर देखते हैं कि क्या
ये देखें, ये इसने बताया कि ये नीचे देखें डोम शेप डायफ्राम है, देन ये जो है वो रिब केज है, पसलियाँ यानी जिनको हम उर्दू में। अब हम देखते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या फ़र्क होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इट इज़ टेकिंग इन ऑफ एयर, कि हवा को अंदर ले जाना, ये एक एक्टिव फेज़ होता है। अब इंस्पायरेशन में होता क्या है, कौन-कौन से इवेंट टेक प्लेस होते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जब कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम डायफ्राम बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो बिल्कुल सीधा हो जाता है या फिर लेस डोम शेप हो जाता है। यानी जितना वो डोम होता है उससे कम हो जाता है। इसमें अब क्या होता है कि कंट्रैक्शन हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की, जो एक्सटर्नल जो बाहर वाले इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है, वो सिकुड़ जाते हैं, जबकि जो रिलैक्स है वो इंटरनल कॉस्टल है, कि इंटरनल जो इंटरकॉस्टल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिब केज है वो मूव करता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये ऊपर की तरफ उठता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ये रिजल्ट जब इस तरह का इवेंट टेक प्लेस होता है तो जो इनर स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है थोरेसिक कैविटी की, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर इन द thorax and hence in the lungs is reduced to less than atmospheric pressure। तो क्या होता है कि जब वो ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे जो थोरैक्स और जो लंग्स हैं उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, लेस हो जाता है। एयर देयरफॉर एंटर द लंग्स एंड alveoli बिकम इन्फ्लेटेड। तो क्या होता है कि जब उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है बाहर की एयर से, तो एयर जो है ना फिर इवेंचुअली फाइनली जो है ना इंटर हो जाती है हमारे लंग्स में, और फिर एन एल्वेलाई बिकम इन्फ्लेटेड और एल्वेलाई तक पहुंच जाती है, वो फिर फूल जाती है। इसका अब जो दूसरा ब्रीथिंग का स्टेप है वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हवा को अपने फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, ये पैसिव फेज है, जबकि जो इंस्पायरेशन है वो एक्टिव फेज है, एक्सपायरेशन पैसिव फेज है। अब एक्सपायरेशन में टोटली उसके अगेंस्ट होता है। होता क्या है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन में क्या था, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, उसमें क्या था, कंट्रैक्शन हो रही थी डायफ्राम की, जो इंस्पायरेशन था। जबकि जो एक्सपायरेशन में आप डोम जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। क्या हो रहा है कि काजेज इट टू बिकम मोर डोम शेप। जब वो रिलैक्स होगा तो यानी वो खुद नॉर्मल होगा, तो जो डोम था असल में, क्योंकि इंस्पायरेशन में तो वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो गया था। अब जब आएगा एक्सपायरेशन तो ये पूरी जो डोम है वो पूरा ओपन होगा, रिलैक्सेशन हो जाएंगे। एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल है वो रिलैक्स हो जाएंगे, जबकि जो इंटरनल कॉस्टल हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी कंट्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह काज करेगा कि रिब जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जो इंस्पायरेशन में वो अपवर्ड मूव हुई थी और आगे फॉरवर्ड, इसमें क्या है डाउनवर्ड और बैकवर्ड उसके उल्ट हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इनर स्पेस है वो डिक्रीज हुई है थोरेसिक कैविटी की, तो कॉन्सिक्वेंटली नतीजन तो क्या है कि जब स्पेस कम है तो फिर उन्होंने गैस जो है ना वो लेंथ से बाहर फेंक दी है, तो एटमॉस्फेरिक इसमें जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, देयर फॉर एयर इज फोर्स टू एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स। इस तरह जो है ना वो एयर को मजबूर किया जाता है कि उसको धक्का दिया जाता है ताकि वो आपके लंग से बाहर चल जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss respiratory volumes, कि respiratory volume कितना होता है, कैसे जो हम एयर इन लेके जाते हैं और कैसे आउट बॉडी से होती है, तो और कितनी जो है ना हमारे लंग्स में कैपेसिटी होती है हवा को स्टोर करने की, और कितनी हम स्टोर कर सकते हैं, और जो हम इनहेल करते हैं उस हवा को क्या कहते हैं, और एक्सहेल जो करते हैं इसको क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। अब क्या होता है कि ब्रीथिंग अब एक साइक्लिक मैनर में है। इंस्पायरेशन यानी हवा को अंदर ले जाना बॉडी की, और एक्सपायरेशन हवा को टेक आउट कर देना बॉडी से। अब ये एक साइक्लिकल मैनर में होती है, कि एक साइकिल के लिए आ सकती है कि अंदर हवा को ले जाना और बाहर ले आना, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल, जो आपके चेस्ट वॉल होती है एंड द लंग्स, इनकी मूवमेंट की वजह से ये होती है। अब जब मूवमेंट होती है तो जो रिजल्टिंग होता है वो चेंज होता है प्रेशर में। जब प्रेशर चेंज होता है बॉडी के अंदर तो काजेज चेंज इन लंग्स वॉल्यूम, तो जो आपके फेफड़े हैं उनके जो वॉल्यूम है वो भी चेंज कम ज़्यादा होता है। अब जो अमाउंट ऑफ एयर होती है द लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग, वो भी चेंज होती है। यानी जब प्रेशर अंदर पड़ेगा तो क्या होता है कि लंग्स पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो ज़ाहिर सी बात है कंट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो वॉल्यूम है वो लंग के अंदर कम हो जाएगा और एयर जो है वो बाहर मूव हो जाएगी। जबकि जब आप
प्रेशर कम होगा बॉडी के अंदर तो वो रिलैक्स होंगे लंग्स और उनमें ज़्यादा स्पेस होगी, ज़्यादा फिर हवा जो है वो आपकी बॉडी में रिटेन होगी। दीज वॉल्यूम्स टेंड टू वैरी, वो ये डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन की डेप्थ पे एक तो डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी सांस ले रहे हो, दूसरा जेंडर पे कि मेल है या फीमेल, तीसरा एज कितनी है, एंड इन सर्टेन रिस्पिरेटरी डिजीजेज, और कुछ डिजीजेज के लिहाज से क्या होता है कि वो आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी कभी कभी सुकड़ जाता है। अब respiratory volume is the amount of air inhaled, exhaled and stored within the lungs at any given time। यहाँ से जो है ना वो respiratory volume की डेफिनेशन इसने की है कि ये वो अमाउंट होती है एयर की जो हम इनहेल करते हैं यानी बॉडी के अंदर ले जाते हैं या बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एंड स्टोर्ड, और फिर जो कुछ हवा हम अपनी बॉडी में स्टोर भी कर लेते हैं विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम, किसी एक दिए हुए टाइम में। अब एक दो चीज़ें यहाँ पे, एक टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और दूसरा इंस्पायरेटरी जो है वो रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, कि जो हम नॉर्मल हालात रेस्ट में जो हवा बॉडी के अंदर ले जाते हैं या बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर, तो हमारे लंग्स में जो एवरेज टाइडल वॉल्यूम है यानी हम जो हवा अंदर ले जा सकते हैं बॉडी से या बाहर निकाल सकते हैं वो 500 मिलीलीटर है। जबकि द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड, लेकिन जो हवा हम उसके अलावा 500 मिलीलीटर के अलावा जो हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल्ड बॉडी के अंदर ही लेके जाते हैं अबव टाइडल वॉल्यूम यानी 5 मिलीलीटर के अबव ड्यूरिंग अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस के दौरान, इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। दिस कैन बी एज हाई एज 300 मिलीलीटर, तो ये 3000 मिलीलीटर हो सकती है। टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज 6000 मिलीलीटर, और टोटल जो हमारे फेफड़े में कैपेसिटी होती है एयर की इनहेल करने की, उसके अंदर रिजर्व करने की, वो 6000 मिलीलीटर। तो ये था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है और कितनी इसमें जो है वो स्पेस है, कितनी स्पेस जो लंग्स में मौजूद है, कितनी एयर जो है ना वो एक टाइम हम बॉडी में ले जा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी वेंटिलेशन जो होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, हमारा ब्रेन कैसे उसको कंट्रोल करता है या वो किस तरह होती है। अब जो नॉर्मली आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इनवॉलंटरीली और वॉलंटरीली। अब जो इनवॉलंटरीली वो चीज़ें होती हैं जो हम जो हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, हम जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते या अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। जबकि जो वॉलंटरी होती हैं वो होती हैं हमारी मर्ज़ी, हमारी रज़ाकारी से हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे हम अपने जो बॉडी के मूवमेंट वगैरह, जैसे आर्म्स वगैरह हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट देते हैं, जबकि हम ब्रीथिंग या फिर जो हमारे सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड वगैरह को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्या कहता है कि नॉर्मली जो होता है ना वो, वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ ओवर ब्रीथिंग बिकॉज़ इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरीली, क्योंकि ये इनवॉलंटरीली जो है ना वो कंट्रोल की जा रही है, तो हम इससे इतने अवेयर नहीं होते, ना ही हमें इतना शऊर होता है। अब ब्रीथिंग सेंटर होता क्या है कि एक ब्रीथिंग सेंटर है लोकेटेड है इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन के मेडुला में कैरी आउट इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, जो इनवॉलंटरी कंट्रोल ब्रीथिंग का कैरी करता है मेडुला जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रीथिंग सेंटर भी कहता है। अब क्या होता है कि जो वेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रीथिंग सेंटर होता है वो एक्ट टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन एंड इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी सेंटर, कि जो वेंट्रल पोर्शन होता है, वेंट्रल होता है नीचे वाला, डॉर्सल ऊपर वाला, तो कहता है कि जो वेंट्रल पोर्शन होता है इस ब्रीथिंग सेंटर मेडुला का, यानी वो हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है एक तो रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, के जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं उसकी डेप्थ को, गहराई को और उसके रेट को इंक्रीज करता है, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर। एंड और जो उसका डोर्सल डोर्सल पार्ट होता है एंड लेटरल पोर्शन, यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है, इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन एंड स्टिमुलेट एक्सपायरेशन, वो इनहिबिट, वो जो अंदर हवा के ले जाने के प्रोसेस को उसको स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और जो स्टिमुलेट करता है एक्सपायरेशन को, और वो तहरीक देता है कि जो बॉडी से बाहर हवा को निकाला जाए। दीज रीजन फॉर्म द एक्सपायरेटरी सेंटर, इनको एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। तो ये यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई है कि नॉर्मली हम कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि ब्रीथिंग जो होती है वो इनवॉलंटरीली कंट्रोल की जाती है। अब हमारे ब्रेन जो है ना, माइंड में एक मेडुला होता है जिसको ब्रीथिंग सेंटर कहा जाता है, लोकेटेड द मेडुला ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मेडुला में, जो इनवॉलंटरीली कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को।
अब इसमें 2 प्रोपोर्शन होते हैं कि इंस्पिरेटरी पोर्शन होता है और एक एक्सपिरेटरी पोर्शन होता है। जो इंस्पिरेटरी पोर्शन होता है वो ऊपर वेंट्रल पोर्शन होता है, वो एक्ट करता है एक तो हमारी वो इंस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग हवा को हम जो टेक करते हैं एयर इनटू द लंग, इसको वो कंट्रोल करता है और इसको इंक्रीज करता है और इसकी डेप्थ जो है ना वो इसकी वजह से होती है। इन और इन जिनकी वजह से होती है उनको हम इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, जबकि डोर्सल और जो लेटरल पोर्शन होता है वो इनहिबिट कर देता है इंस्पिरेशन को और स्टिमुलेट करता है एक्सपायरेशन को। इनको हम एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। नेम से ज़रा इंस्पिरेटरी इन रीजन और एक्सपायरेटरी बाहर का। अब जो कहता है कि थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मदद से ये पॉसिबल है कि आप कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट, कि जो हमारे सांस की मूवमेंट होती है उसको हम जानबूझकर या शोरी यानी अनकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली अनजाने में हम उसका रेट जो होता है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसकी जो रेट और उसकी दूसरी डेप्थ जो है वो कितनी गहरी सांस लेंगे हम या कितनी गहरी नहीं लेंगे, ये भी उस रेस्पिरेटरी मूवमेंट की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ए पर्सन में आल्सो क्या कहता है कि एक पर्सन में आल्सो स्टॉप ब्रीथिंग वॉलंटरली, कि एक बंदा जो होता है वो अपनी मर्जी से अपने सांस को रोक सकता है। ओकेनली क्या होता है कि ओकेनली मौके के मुनासिब से पीपल जो होते हैं वो एबल होते हैं ताकि वो अपनी होल्ड देयर ब्रेथ अनटिल द ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्लाइंस टू ए लेवल लो इनफ दैट दे लूज कॉन्शियसनेस। कहता है कि कुछ लोग जो है ना मौके के लिहाज से इतने वो एबल होते हैं कि वो अपनी जो ब्रेथ है उसको होल्ड कर लेते हैं तब तक जब तक आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन हो जाता है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, यानी बेहोशी तक जा सकते हो। आफ्टर कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट, जब आपकी जो शोरी जो है वो चला जाता है, then the respiratory center resume its normal function in automatically controlling respiration। तो क्या होता है कि जब आप कॉन्शियसनेस हो जाते हो, लूज कर देते हो कॉन्शियसनेस को, तो फिर आपका मेंटल जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को अपनी एक्टिविटी को दोबारा रिज्यूम कर देता है। इमोशन फेजिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो आप नॉर्मल हो जाता है। लास्ट वाले लाइन में लिखा हुआ जो आपके इमोशंस वगैरह होते हैं, जो आप चीज़ें फ़ील करते हैं थ्रू द लिम्बिक सिस्टम, वो आपके लिम्बिक सिस्टम के थ्रू जो ब्रेन कैनाल्स वो भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को इफ़ेक्ट करते हैं कि आपके साँस को तेज़ या कम होना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन डिस्कस किया था, जिसमें हमने नोज़, फिर फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, एलुलाई, देन लंग्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ा कि कैसे जो है अवाम एयर लेके जाते हैं लंग्स में और कैसे आउट करते हैं बॉडी से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है रिस्पिरेशन के दौरान। अब जिस तरह बाकी जो मटेरियल हमारे जिस जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड के थ्रू, इस तरह जो एयर है, जो गैसेस हैं, ये भी जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं ये भी हमारे ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ब्लड क्या करता है जी? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स के, हमारे जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो लंग से ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो हवा में ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स में, वही ऑक्सीजन ब्लड वहाँ से लंग से टेक करता है और उसको पूरी बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, और जो रिस्पिरेशन के दौरान जो लंग्स वगैरह जो और हमारे टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं फूड से वगैरह को ब्रेक डाउन करने के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दोबारा जो है वो टिश्यू से लंग्स में आके छोड़ता है और हमारे लंग्स उसको एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब दो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, कैसे जो है ना वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में। अब अप्रॉक्सीमेटली जो है अबाउट 97% जो ऑक्सीजन है वो कैरी की जाती है बाय द रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मदद से जो 97% ऑक्सीजन है वो हमारे रेड ब्लड के साथ, यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, उनके साथ वो ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। चार जो फोर मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, वो बॉन्ड होने के बाद जो है वो हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको हमारे डिफरेंट टिश्यूज को। वाइल जो 3% होती है वो इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा भी ब्लड का पार्ट होता है जिसमें 90% वाटर होता है और उसके साथ फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स होती हैं, यानी सीरम और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं। तो ये जो 3% बाकी होती है ये डिज़ॉल्व हो जाती है इस प्लाज़्मा में और इसके थ्रू जो है ना बॉडी के टिश्यू तक पहुँचाई जाती है। क्या होता है कि एट हायर
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, कि हाई जब पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। दिस बॉन्डिंग इज रिवर्सिबल, ये बॉन्डिंग रिवर्सिबल होती है क्योंकि ये जब टिश्यू में जाएगा तो वहाँ पे जाके ये अलग हो जाएंगे। दैट अकर्स इन द लंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कि ये बॉन्डिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस एंजाइम यानी है ये एक जो इन दोनों को बाइंड करने में हेल्प करता है, उसकी प्रेजेंस की वजह से ये बाइंडिंग होती है किसकी, हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, के हर जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसके साथ जो है ना वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जैसे ये एच बी हीमोग्लोबिन है प्लस इसके साथ जो है ना 4 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं तो ये बन गया Hb4O2, यानी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच हुए हैं। तो ये अब ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक की फॉर्म में पाया जाता है, 2 ऑक्सीजन के एटम इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह तो जब एक जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का उसकी जितनी एबिलिटी है यानी उसकी एबिलिटी 4 ऑक्सीजन कैरी करने की है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसको ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, के कैसे जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में। अब नेक्स्ट देते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में वो 3 वे से की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, एक तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, दूसरी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेम लाइक जिस तरह हमने ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, और तीसरी फॉर्म है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और ऑक्सीजन के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा में भी 3% जाती है। अब लेकिन ये सबसे बड़े जो फॉर्म है इसकी वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस जो है उसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब एज इन द बाइकार्बोनेट आयन जो अबाउट 70% जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कैरी की जाती है ब्लड एज अ बाइकार्बोनेट आयन, ब्लड में एज अ बाइकार्बोनेट आयन ये उसमें होती है शामिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज होती है इनटू ब्लड इंटर द रेड ब्लड सेल्स, ये पहले तो ब्लड में डिफ्यूज होगी जज़ब होगी, फिर रेड ब्लड सेल में इंटर होगी और कंबाइन करती है वाटर के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाती है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है RBC रेड ब्लड सेल में इंटर हुई, ये कंबाइन हुई फिर प्लस वाटर के साथ और इसने बना लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम जो था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस था जिसकी प्रेजेंट में इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ बॉन्ड और बन गया कार्बोनिक एसिड। जो और केमिकल जो रिएक्शन है वो कैन डिपिक्ट एज फॉलोज, द केमिकल रिएक्शन यही दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में इंटर होने के बाद उसने वाटर के साथ वो कंबाइन हुई और बना दिया H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड है यानी H2CO3 है ये एक अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। जैसे ये बनता है फौरन ही डिसोसिएट होके टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कि H2CO3 था इसमें से एक जो हाइड्रोजन था वो निकल गया प्रोटॉन, बाकी जो बचा HCO3 ये इसका नाम है जी बाइकार्बोनेट आयंस, इनको बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं। यहाँ भी जो एंजाइम प्रेजेंट था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट था। अब क्या होता है कि ये H अलग हो गया और HCO3 अलग हो गया, तो एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की जो अमाउंट है ये इंक्रीज होती जाएगी ब्लड में, तो उस वजह से इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इट लीड टू द डिक्रीज इन पीएच। तो जब जाहिर सी बात है एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो पीएच जो है वो 7 से लेस होती जाएगी, तो जितना वो ज्यादा हो जाएगा तो उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा इन्वायरमेंट। तो इसलिए पीएच जब डिक्रीज होगी तो जितनी डिक्रीज होगी यानी 4 3 2 1, तो उतना ही जो इन्वायरमेंट है जो ब्लड में होगा वो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो दिस डज नॉट अकर सिंस हीमोग्लोबिन बफर्स द हाइड्रोजन फॉर्म, तो ये तब तक नहीं होता जब तक हाइड्रोजन का जो बफर है वो फॉर्म नहीं होता। अब क्या होता है द हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो रेडिली एसोसिएट होते हैं विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबोनिक एसिड HBB एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यू। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही इंटर होता है तो उसके साथ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो प्रोटॉन है वो बॉन्डिंग करता है तो HBB बन जाता है। HBB यानी हीमोग्लोबोनिक एसिड
HBB हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है, प्लस जो है ना वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो वो हमारे टिश्यू को मिल जाता है, तो वो हमारे टिश्यू की जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है। ये था जी पूरा प्रोसेस जो बाइकार्बोनिक आयन की फॉर्म में। फ्रॉम इन साइड ऑफ द अरेथ्रोसाइट्स, अरेथ्रोसाइट जो ब्लड के सेल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज HCO3 आयन डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा। अब जो दूसरी फॉर्म है प्लाज्मा में वो था कि रेड ब्लड सेल जो ला रहे हैं। अब प्लाज्मा में क्या कहता है कि जो अरेथ्रोसाइट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, HCO3 आयन जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा में। दिस इज बैलेंस्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड्स आयन। ये जो होता है ये जो वो अंदर तो डिफ्यूज हो जाते हैं, अब इस चीज़ को बैलेंस किया जाता है क्लोराइड आयन की मदद से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर क्लोराइड आयन इंटर किए जाते हैं। दिस इज अचीव बाय, अब ये जो क्लोराइड आयन इंटर करने का प्रोसेस है ये अचीव किया जाता है बाय स्पेशल बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स, कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड जो है उनको कैरी करती हैं, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। ये प्रोटीन जो है ना बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर होती हैं, और ये रेड ब्लड सेल में पाई जाती है मेम्ब्रेन में। दिस प्रोटीन मूव द टू आयंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या करती है क्लोरीन और जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो आयंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इस तरह बैलेंस मेंटेन रखती हैं ऑन ईदर साइड, दोनों साइड पे बैलेंस मेंटेन रखती हैं। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। इसको क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, कि इसमें जिसमें क्या होता है कि एरिथ्रोसाइट जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनमें जो है ना वो क्लोरीन आयंस आके ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको बैलेंस मेंटेन रखते हैं। अब ये क्लोरीन इस तरह ऐड होता है कि इसमें एक बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो और रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ये प्रोटीन जो है ना वो मूव करती हैं टू आयंस को। इस वजह से उनके दरमियान में जो है ना वो बैलेंस मेंटेन रहता है। इसको कहते हैं हेम्सबर्गर या फिर क्लोराइड शिफ्ट। अब जो क्लोराइड आयंस हैं ये इंटर होते ही क्या करते हैं जी, क्लोराइड आयन दैट इंटर रेड ब्लड सेल्स, जो क्लोराइड आयन रेड ब्लड सेल्स में इंटर होते हैं वो कंबाइन होते हैं पोटासियम के साथ, पोटासियम यानी के साथ, ताकि पोटासियम क्लोराइड बना सकें। जबकि इसके साथ जो बाइकार्बोनेट आयन इंटर होते हैं ब्लड में वो सोडियम के साथ कंबाइन होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। ठीक है, कि दो चीज़ें पोटासियम और सोडियम पंप तो पहले से मौजूद है, तो इस तरह जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन इंटर होंगे उसमें से जो क्लोराइड है वो पोटासियम के साथ बॉन्ड बना लेगा KCl, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना के सोडियम बाइकार्बोनेट बना जाएंगे। इस तरह जो है ना वो जो पीएच है ब्लड की वो मेंटेन रहती है 7.4 बाय द बफर मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन ब्लड, के ब्लड में जो बफर मैकेनिज्म है जो मेंटेन करता है उन दोनों को, इस तरह जो है ना उसका जो ब्लड का 7.4 पीएच है उसको मेंटेन रखा जाता है, यानी उसको एसिडिक नहीं होने देते। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है टिश्यू में, अगर टिश्यू में हाई होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में। कि जब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर हाई था एज कम्पेयर टू ब्लड, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी लो जो हाँ प्रेशर था, लो प्रेशर था ब्लड में, उसमें डिफ्यूज हो जाती है एंड इट रिएक्ट विद वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज बाइकार्बोनेट। तो ये फिर ब्लड से जो है वो ब्लड जब उसको वापस लाता है लंग्स में, अब क्या होता है कि द लंग्स रिवर्स एंड बायोकार्बोनेट्स आयन कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है कि यहाँ पे आके जो प्रेशर है वो ब्लड में ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर, और लंग्स में कम होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो है ना वो ब्लड से दोबारा लंग्स में चली जाएंगी। दैट्स ऑल जो है ना वो होता है ये प्रोसेस एज अ बाइकार्बोनेट। दूसरा जी प्रोसेस है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेम उसी तरह है जिस तरह ऑक्सीजन ने आके बाइंडिंग की थी। अब 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरिड आउट की जाती है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होती है विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन पार्ट है उसके साथ। क्यों, क्या होता है कि द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है कि व्हेन द जब पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई होता है टिश्यू में देन ब्लड, तो फॉर्मेशन होती है जी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अकर। व्हेन द अब क्या होता है कि जब ये केस है टिश्यू में, अब फेफड़ों में क्या होता है कि व्हेन द जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ब्लड में हाई होता है एज कम्पेयर टू लंग्स, तो इसलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है लंग्स में। दैट्स ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। डिजॉल्व में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7% बच जाती है जो डिजॉल्व के थ्रू जो है ना वो कैरिड की जाती है दिस वे।
दिस rather inefficient way to carry carbon dioxide। ये inefficient way है, मुनासिब तरीका नहीं है, लेकिन ये अकर होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लिंक को भी शेयर कर दें। अगर कोई आपको कुछ भी जो है वो सजेशन देनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again into my YouTube channel. So, in this video, I'm going to discuss respiratory pigments. Previous video में हमने बात की थी जो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है गैसेस की ब्लड में, ऑक्सीजन की हमने पढ़ी थी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो थी वो रीडिंग की थी। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। अब पिगमेंट्स होते कौन से, वो जो कलर को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट लाइट के जो कलर होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर कलर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है। काम इनका क्या है कि ये एक्ट करते हैं एज ऑक्सीजन कैरियर्स, कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन को इनके साथ बाइंड होता है लंग से, फिर जाके जहाँ टिश्यू में ऑक्सीजन चाहिए होती है वहाँ इसको ये दोबारा रिलीज कर देते हैं, यहाँ वहाँ ये दोबारा इनसे अनबाइंडिंग हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन को यानी कैरी करते हैं। ऑल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कंटेन ए कलर नॉन प्रोटीन पोर्शन। ये तमाम जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उनके पास एक कलर्ड और नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है। नॉन प्रोटीन यानी जैसे उसने कहा हीम इन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो कलर्ड है लेकिन नॉन प्रोटीन पोर्शन है। द टू वेल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। के दो जो बेहतरीन जो जाने जाते हैं, जो अभी तक वेल नोन है, उनको हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है जो चेन्स हैं ईच एसोसिएटेड विद हीम। हीम जो हमने पहले पढ़ लिया कि एक नॉन प्रोटीन पोर्शन है हीमोग्लोबिन का, जो आयरन कंटेनिंग है, जिसके पास आयरन होता है एफ यानी जिसमें आयरन होता है। आयरन कंबाइंस लूजली विद ऑक्सीजन। ये जो आयरन है Fe, ये कंबाइन होता है लूजली ऑक्सीजन के साथ, एंड इन दिस वे ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड। तो इस तरह क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो बाइंड हो जाती है जो आयरन है हीमोग्लोबिन में, हीम में, इसके साथ, और फिर वो इस तरह ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन। एट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, के ऑक्सीजन की जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी द पिगमेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के साथ जो पिगमेंट्स है वो कंबाइन हो जाएंगे। वेयर एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन द ऑक्सीजन इज क्विकली रिलीज। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, वहां से ये क्विकली रिलीज हो जाएंगे। यानी क्या कहता है कि जब हाई कंसंट्रेशन हो गई होगी, जहाँ पे जैसे लंग्स में हम एयर को इंस्पायरेशन करते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, तो जब लंग्स में होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो अब यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए ये जो है वो ऑटोमेटिकली हीम के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे जब वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हमारे टिश्यूज वगैरह को, अब टिश्यूज में क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम होती है, तो ऑक्सीजन जब कम होती है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से उसको रिलीज कर देता है। ये था हीमोग्लोबिन का जो था वो फंक्शन। अब देखते हैं मायोग्लोबिन जो होती है। मायोग्लोबिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मायो जो है ये मोस्टली मसल्स में पाई जाती है। ठीक है, मायोलॉजी कहते हैं मसल की स्टडी। इट कंसिस्ट ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके पास वन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। उसके पास था क्या था? नॉन प्रोटीन हीम पार्ट। दिस चेन इज एसोसिएटेड विद एन, ये जो चेन होता है इसके पास, यानी एक तो हो गया पॉलीपेप्टाइड का चेन, दूसरा ये चेन जो होता है ये भी आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर करता है। इसके पास भी जो होता है वो रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में आयरन होता है। ये आयरन बॉन्ड होता है विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि जो हीमोग्लोबिन था वो 4 के साथ बॉन्ड होता था। इट इज फाउंड इन स्केलेटल मसल। ये हमारे स्केलेटल मसल में पाया जाता है जो मायोग्लोबिन होता है। मेन रीजन व्हाई मीट अपीयर्स रेड, इस वजह से वो कहता है क्योंकि इसके अपीयर होने की वजह से जो हमारे जो मीट होता है मोस्टली मसल्स वाला, वो अपीयर होता है रेड, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन होता है। एंड इज द मेन रीजन व्हाई मीट अपीयर रेड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जो मीट है वो अपीयर आता है रेड, रेड ज़ाहिर क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन पाई जाती है। इट सर्व एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड एज एक्ट करता है जो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन असल में लाती हीमोग्लोबिन है, ये वहां से आगे ट्रांसफर करता है टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मसल सेल। मसल सेल्स के जो एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं मसल सेल के, वहां तक ये पहुंच जाता है। एरोबिक होते हैं द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
अब मायोग्लोबिन क्या करता है, रिलीज कर देता है ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो 20 मिलीमीटर एचजी, यानी मर्करी 20 मिलीमीटर मर्करी से जब प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम होगा तब ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इन दिस वे इट स्टोर ऑक्सीजन इन रेस्टिंग मसल, इस तरह जो बाकी रिमेनिंग मसल होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। ओनली रिलीजिंग इट व्हेन सप्लाईज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैव बीन एग्जॉस्ट, तो जब ये सिर्फ उस वक्त मायोग्लोबिन काम करता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो सप्लाई होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है ना उस वक्त काम करता है जब हम हार्ड काम कोई कर रहे होते हैं, तब ये मसल में जो है वो ऑक्सीजन को वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है मायोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है, दोनों ये हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि जो मायोग्लोबिन है उसके पास 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ईच मॉलिक्यूल पोजेस 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप। ये क्या करता है कि इसके पास 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होते हैं जो हीमोग्लोबिन है, जबकि जो मायोग्लोबिन है उसके पास ओनली 1 जो होता है वो ग्रुप होता है, इसलिए ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। जबकि जो हीमोग्लोबिन है उसके पास 4 आयरन है, तो वो 4 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ बाइंड हो सकता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो मसल्स में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का मकसद होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, जो मायोग्लोबिन है वो स्टोर करता है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन हैज लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की जो होती है वो लेस एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, कम शामिल है, जबकि जो मायोग्लोबिन है उसकी मोर एफिनिटी है विद ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लूजेज ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर 60 एच जी, कि जब पार्शियल प्रेशर 60 एच जी होगा मरकरी, यानी तब ये लूज करेगा ऑक्सीजन को, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो जब 20 मिलीमीटर होगा तब जो है वो रिलीज करेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमने रिस्पिरेशन की बात की, फिर हमने देखा कि हीमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन क्या है, देन फिर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, फिर लंग्स की एनाटॉमी को हमने देखा, कैसे जो है वो रिस्पिरेशन होती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या है कि सबसे पहले तो जनरल वो बात कर रहा है कि जो सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, हमारे जो रिस्पिरेशन वाला सिस्टम है, जो हमारे तनफ़्फ़ुस है, इसमें प्रोटेक्ट और डेलिकेट लंग्स फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस वी ब्रीथ, कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एयर के अंदर होते हैं, मोस्टली हम जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो वो हमारे एयर के साथ अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी के। तो हमारी बॉडी के इनसाइड बहुत सी जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे जो हेयर्स है अराउंड द नॉस्ट्रिल, यानी जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं, एंड म्यूकस लाइनिंग, और अंदर जो म्यूकस होता है वो नोज में एंड फेरिंग्स में, एंड द सिलिया, और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया जो होते हैं, विच आर म्यूकस एलिवेटर्स, एलिवेट करते हैं, सेवर स्वेयर टू सर्व टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल इन द इंस्पायर्ड एयर, कि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो एयर में मिक्स होके चले जाते हैं हमारे अंदर, डस्ट पार्टिकल मोस्टली, उनको वो रिमूव कर देते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं मोस्टली जो हम हवा वापस बाहर करते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं। अब कंटिन्यूड इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या होता है कि हम जब जो होती है फॉल्टी एयर होती है, या ऐसी एयर होती है जिसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो होते हैं, तो अक्सर ज़्यादातर जो है ना वो अबंडेंट वहाँ जो एयर जब हमारे अंदर जाती है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कल जमा होके, ठीक है, अकुमुलेट होके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, जो है वो फॉल्टी कर देते हैं, मेल फंक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर आ जाता है। अब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आती कौन-कौन सी चीज़ें हैं जी? आपका नोज़ है, ठीक है, जिसमें नॉस्ट्रिल वगैरह हैं, फिर आपका फेरिंग्स है, ये जो है ना वो अपर ट्रैक में आती हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी डिसीज़ेज़ कौन-कौन से हैं, डिसऑर्डर कौन-कौन से हैं अपर ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है साइनसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूज जाना, सोजन, ऑफ द नजल साइनस दैट मे बी एक्यूट। नजल साइनस जो आपकी नाक की ये साइनस है, ठीक है, इनकी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, होती किस वजह से पहले तो ये कहता है कि ये एक्यूट हो सकती है, यानी ये सिम्टम्स जो होते हैं वो सिर्फ 2 to 8 वीक तक हो सकते हैं, या क्रॉनिक हो सकती है, यानी बहुत सख्त हो सकती है, जो जानलेवा, जो मच लॉन्गर रहती है। द साइनसेस आर होल्स इन द स्कल बिटवीन द फेशियल बोन्स, के फेशियल बोन्स के दरमियान, जो फेस की आपकी हड्डियां हैं उनके दरमियान में जो होल्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, खाली जगह होती हैं, उनको साइनसेस कहते हैं।
अब साइनोसाइटिस इज़ जनरली काज़्ड बाय, इसके काज़ेज़ कौन-कौन से हैं? डिज़ीज़ जब भी हो, उसका डिसऑर्डर कोई भी हो, उसको पहले देखते हैं कि वो होती क्या है, फिर उसके काज़ेज़ क्या हैं, देन सिम्पटम्स और एंड पे ट्रीटमेंट, और कब जो मोस्ट डिज़ीज़ हैं उनकी प्रिवेंशन भी देखी जाती है। साइनोसाइटिस इज़ जनरली काज़्ड बाय कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। सर्दियों में ये जो कोल्ड और वेट क्लाइमेट जो होता है उसकी वजह से ये साइनोसाइटिस हो जाती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, हवा में अगर कोई पोल्यूशन वगैरह है, ज़्यादा स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ओवर क्राउडिंग है, ज़्यादा जो है ना वो ओवर क्राउडिंग है, यानी शोर ज़्यादा है, इस तरह जो है ना धूल उठती है। डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में इन्फेक्शन की वजह से, या वायरल इन्फेक्शन कोई हो गया, आल्सो काज साइनोसाइटिस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फ्लू हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये साइनोसाइटिस में होती हैं। अब सिम्पटम इसके क्या है? फीवर, बुखार होता है, नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कि जो आती है ना वो नाक में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रेस्पी वॉइस, वॉइस जो होगी वो आपकी बैठ जाएगी, पस लाइक नज़ल डिस्चार्ज, ठीक है? नज़ल से जो है ना वो आपके नाक से ये पस लाइक जो है ना वो मटेरियल डिस्चार्ज होगा। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो नाक है आपको लगेगा कि वो बंद है, आपकी जो स्मेल की सेंस है वो लॉस हो जाएगी। फेशियल जो फेशियल पेन है, आपको चेहरे में जो है ना हड्डियों में पेन होगा, हेडेक होगा, सर दर्द, दैट इज समटाइम्स एग्रीवेटेड बाय बेंडिंग ओवर। और कभी कभी क्या होता है कि बेंड होने से आपके ज़्यादा हो जाता है, बेंडिंग ओवर होने की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? इट इज़ ए बैक्टीरियल, इफ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट, अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक या फिर सल्फा ड्रग जो होते हैं वो यूजुअली प्रेस्क्राइब की जाती हैं, नुस्खे में लिखी जाती है, डॉक्टर देता है। Beside, if the physician may also prescribe nebulization, which can be useful in reducing inflammation in the sinuses and nose, and to echo accelerate recovery। तो क्या कहता है कि कभी कभी जो होता है वो डॉक्टर वगैरह आपको न्यूबलाइजेशन भी जो होती है वो प्रेस्क्राइब करता है, मेडिसिन का नेम है, ताकि आपके इजीली जो है ना वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ये था जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन था, जिसको साइनसाइटिस कहा जाता है। और इसके हमने फिर कॉजेज़ देखे कि कोल्ड इन्वायरमेंट, सिम्पटम्स में देखा फीवर है, नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, लॉस ऑफ जो रेस्पी वॉइस है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है, फेशियल पेन है, हेडेक है। ट्रीटमेंट में हमने देखा कि एक तो एंटी, अगर वो बैक्टीरियल है तो फिर एंटीबायोटिक और सल्फा जो ड्रग है उनसे काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो फिर डॉक्टर जो हैं वो, या फिर कभी-कभी क्या होता है कि डॉक्टर न्यूबलाइज़ेशन को भी प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि जो है वो क्विक रिकवरी हो जाए। अब हम बात करते हैं जी लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की। तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आप चीज़ें आती हैं, जो लंग्स है इसमें, आपका फेरिंक्स से नीचे जो भी पोर्शन है वो सारा नज़ल लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लंग्स है। लंग्स में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं। और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी जिसको हम कहते हैं, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, इसको शॉर्टली टीबी कहा जाता है। ये हाईली कंटाजिनियस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, ठीक है? कंटाजिनियस है, ये अछूत की बीमारी भी है, फैलती भी बहुत है। व्हेन पीपल हैव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जब लोगों को होती है तो अलवेलाई ब्रस्ट, जो उनकी अलवेलाई होती है लंग्स के अंदर, वो फट जाती हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और एक इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से वो जो है वो रिप्लेस हो जाती है। द सेल्स ऑफ द लंग्स टिश्यू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल अराउंड द बेसिलाई एंड आइसोलेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि जो सेल होते हैं लंग्स टिश्यू के, वो एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बनाते हैं जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, और उनको बाकी जो बॉडी के पार्ट हैं उनसे जो है वो आइसोलेट करते हैं। द टाइनी दिस टाइनी कैप्सूल इज कॉल्ड ट्यूबरकल। इस ट्यूबर इसको जो होता है इसको ट्यूबरकल कहते हैं, जो कैप्सूल बन जाता है। जो ट्यूबरकल्स कैन रप्चर, ये ट्यूबरकल जो होते हैं वो फट सकते हैं, रिलीजिंग बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द लंग्स। तो ये अगर ये कैप्सूल फट जाए तो जो इनमें बैक्टीरिया हैं वो रिलीज हो जाएंगे, तो वो बॉडी के दूसरे जो पार्ट हैं उनको भी, या लंग्स के जो दूसरे पार्ट हैं उनको भी जो है इफेक्ट कर सकते हैं। अब कॉज क्या है इसके? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब येलो बॉक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि अबाउट 50% जो टीबी होती है, टीबी के पेशेंट है वो डेवलप करते हैं डिजीज इन एन ऑर्गन अदर देन लंग्स, यानी मोस्टली जो 85% लंग्स में ही होती है, 15% होती है लंग्स के अलावा एल्स देन लंग्स, जो है जिसमें लिम्फ नोड्स आ सकते हैं, या जीआई यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर बोन्स और जॉइंट में आ सकती है। अब हमने इधर पल्मोनरी टीबी देखा होती क्या है कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। है क्या कि ये इसमें एल्वेलाई वगैरह जो होती है लंग्स की वो ब्रस्ट हो जाती हैं, और उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल फाट के लंग्स के दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। आप सिम्टम इसके क्या क्या हैं?
देयर इज लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर। फीवर होता है लो ग्रेड का, यूजली इन द इवनिंग, रात को। नाइट स्वेट्स, रात को जो है पसीना आता है। वेट लॉस है, एनोरेजिया है, डिप्रेशन है, बंदा जो है ना वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। वीकनेस, ड्राई कफ विद स्प्यूटम, ड्राई कफ होती है और स्प्यूटम यानी खांसी के बाद जो है ना वो खांसी में अक्सर खून भी आता है। डल एक इन द चेस्ट, आपकी चेस्ट में जो होता है वो पेन होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा ऑफ द लंग्स, लंग्स के प्लूरा की जो होती है उसमें अब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। ट्रीटमेंट इसका है, ट्रीटमेंट जो है ना मेडिसिन फॉर 9 मंथ रेगुलर कैन क्योर टीबी। 9 मंथ तक जो होती है वो इसकी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती हैं, तब जाके आपको क्योर होती है, पूरा कोर्स होता है यानी। दिस इज कॉल्ड डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसको डीओटी एस कहते हैं, यानी डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट अंडर सुपरविजन टू इंश्योर द मेडिसिन इनटेक कंप्लीटली क्योर द पेशेंट। ये अंडर सुपरविजन दिया जाता है कि ये मेडिसिन बंदे को क्योर करेंगे। नेक्स्ट है द डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स। अब लंग्स के डिसऑर्डर में कहता है कि मैनी डिसऑर्डर करते हैं जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं, जिनमें एम्फीसीमा है एंड लंग कैंसर है, जो मेन एग्जांपल है इसकी। ये दो जो है ना लंग्स कैंसर की एग्जांपल हैं। अब लंग्स कैंसर क्या है? लंग कैंसर जो होता है ये एक मैलिगेंट है, ठीक है, मैलिगेंट है, ट्यूमर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अपर ट्रैक और फिर देन लोअर ट्रैक। अब हम बात करने जा रहे हैं लंग कैंसर की। लंग कैंसर क्या होता है? कैंसर इज अ मलिग्नेंट ट्यूमर विच में डिवेल्प ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब ट्यूमर की जो होती है वो डेफिनेशन भी यही होती है कैंसर की, यानी अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सेल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि जिसमें सेल का कोई कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती रहती है और वो ट्यूमर बन जाती है, रसोली बन जाती है। काजेज़ क्या हैं? मेन काज़ जो होता है लंग्स कैंसर का वो टोबैको स्मोक कंटेन मैनी कार्सिनोजेन, कि जो स्मोकिंग वगैरह होती है सिगरेट वगैरह या फिर जो लोग टोबैको का जो है ना प्रॉपर इनहेल करते रहते हैं, उनमें जो है ना वो ज़्यादा लंग कैंसर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेंस कहते हैं कि कैंसर काजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेन। अब एडिशन टू दिस इसके बाद जो है ना एबस्टॉस है, आर्सेनिक है, रेडिएशंस हैं जिनमें गामा और एक्स रेज आती हैं द सन एंड सन से, यानी एंड कंपाउंड्स इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, कार में से जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें भी जो है ना वो डिफरेंट कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं लंग्स में। सिम्टम इसके क्या हैं? द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड क्लोजिंग ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल। एक तो सेल थिकन हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और दूसरा उनकी क्लोजिंग यानी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ऑफ द सेल्स लाइनिंग इन द ब्रोनकाई, जो ब्रोनकाई में लाइनिंग होती है यानी जो लंग्स के अंदर जा रही होती है दो ब्रोनकाई उनमें। Then there is a loss of cilia so that it is impossible to prevent dust and dirt from setting in the lungs। ये देन फिर लॉस हो जाता है सिलिया का। जो सिलिया होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक बॉल, जो लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके लंग्स में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें उसको। तो वो उनको क्या होता है कि वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है कि रोकना। डस्ट और जो डार्ट होती है वो सिटिंग होना शुरू हो जाती है लंग्स पे। द ट्यूमर में ग्रो अनटिल द ब्रोंकाई ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड। तो ट्यूमर ग्रो होता रहता है जब तक कि जो ब्रोंकस है वो नालियां जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स को फिर प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं मिलती। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? The only treatment that offer a possibility of cure is to remove a lobe or the lungs completely before secondary growth have time to form. This operation is called pneumonectomy। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूमोनेक्टोमी। कि क्या होता है कि इस ऑपरेशन में या तो लंग्स पूरा निकाल दिया जाता है या फिर उसका एक लोब जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, यही पॉसिबिलिटी है क्योर की। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूमोनेक्टोमी। ट्रीटमेंट आल्सो इंक्लूड्स कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। इसमें कीमोथेरेपी भी हो सकती है केमिकल की मदद से, और रेडियोथेरेपी भी हो सकता है रेडिएशन की मदद से। तो ये था लंग कैंसर, इसके काजेज़ क्या हैं, सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है। अब जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि द स्प्रेड ऑफ पल्मोनरी टीबी कैन बी कंट्रोल्ड बाय सम प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक। अब टीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। लिविंग रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड ब्राइट। लिविंग रूम जिस रूम में आप रह रहे हो वो आपका वेंटिलेटेड भी हो, उसमें प्रॉपर हवा आ रही हो एंड ब्राइट हो और उसमें रोशनी भी आ रही हो। ऑलवेज कवर द माउथ विद क्लॉथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, के अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखें जब भी आपको वो खांसी आए या फिर आपको छींक आए। अवॉइड स्पीटिंग ओपनली, ओपनली हवा में जो है ना वो थूके ना। ऑलवेज बेरी आर बम
द स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट होता है उसका जो वो बलगम वगैरह होती है या उसका जो स्प्यूटम वगैरह होता है उसको बेरी करें, यानी ज़मीन के अंदर दफन कर दें। द पेशेंट शुड स्पिट इन यूटेंसिल्स विद लाइम पाउडर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो लाइम पाउडर वाले जो होता है यूटेंसिल बर्तन, उसमें ही पेशेंट जो हो वो थूके। द यूज़ ऑफ मास्क एंड अदर रिस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोसीजर टू प्रिवेंट स्प्रेड टू मेडिकल पर्सनल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये मास्क वगैरह का यूज़ करें और दूसरे जो रिस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोसीजर हैं उनको भी यूज़ करें ताकि जो है ना वो डिजीज़ को स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग कि सिगरेट पीने के क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या-क्या नुकसानात हैं, क्या-क्या इसके बुरे असरात हैं। अब जो इफ़ेक्ट होते हैं स्मोकिंग के, ये मोस्टली होते हैं आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पर, कि जो आपका निज़ाम है तनफ़्फ़ुस है, साँस लेने का जो आपका सिस्टम है, उसके ऊपर ये मोस्टली असर करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग कॉज़ अबाउट 87% ऑफ द लंग्स कैंसर। तो तकरीबन जो 87% लंग्स कैंसर होता है वो सिगरेट की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। Besides lungs cancer, cigarette smoking is also a major cause of cancer of the mouth, larynx and esophagus। तो लंग कैंसर के अलावा यानी फेफड़ों के कैंसर के अलावा जो स्मोकिंग है ये काज करती है कैंसर ऑफ द माउथ। जो सिगरेट की डब्बी पे मोस्टली पड़ा भी होता है कि ओंठ में जो है ना वो कैंसर हो जाता है माउथ में, लेरिंग्स में आपके जो, और इसोफेगस में आपकी जो खुराक वाली नाली है उसमें भी इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज अदर लंग डिजीज। दूसरी जो फेफड़ों की बीमारियां हैं वो भी सिगरेट की वजह से आती हैं, जिनमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फिसीमा हो सकता है, जिसमें आपकी अलवलाई की वॉल वगैरह जो है वो डैमेज हो जाती हैं, ब्रोंकाई डैमेज हो जाती है। सिगरेट स्मोक्स कंटेन्स केमिकल्स होते हैं सिगरेट स्मोक में विच इरिटेट द एयर पैसेजवे। जो आपकी जिसमें से जो सिस्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें से आवाज़ होती है गुजरती है, इसको इफ़ेक्ट करता है एंड लंग्स और आपके फेफड़ों को, काज़िंग अर्ली मॉर्निंग कफ, जिसकी वजह से आपको सुबह जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग जो आती है खांसी होती है। स्मोकर्स आर लाइकली टू गेट निमोनिया। स्मोकर जो होते हैं उनको निमोनिया इजीली हो जाता है बिकॉज डैमेज या डिस्ट्रॉय सिलिया, क्योंकि उनके जो सिलिया होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स वगैरह में, वो डिस्ट्रॉय हुए होते हैं। कैन नॉट प्रोटेक्ट लंग्स, वो आपके फेफड़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस दैट फ्लोट इन द एयर। जो हवा में होते हैं तो हवा जब अंदर जाती है तो वो फिर आपकी लंग्स में डैमेज काज करते हैं और उसमें डिजीज आ जाती है। निमोनिया फिर इजीली आपको हो जाता है, सर्दियों में मोस्टली लोगों को होता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्मोकिंग कैन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ। तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि इमीडिएटली जो होती है ना स्मोकिंग, जो आप फ़ौरन करते हो, वो आपको हार्ड कर देती है ताकि आप सांस लें विद इन अ शॉर्ट टाइम। एक शॉर्ट टाइम में इट कैन आल्सो वर्सन अस्थमा एंड एलर्जीज, जिसकी वजह से आपकी जो ना सांस लेने का अमल जो होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, और आपको जो होती है वो अस्थमा जो होता है जिसको दमा कहते हैं वो वर्स हो जाता है, एंड एलर्जीज़ आपको ज़्यादा होती हैं थोड़ी-सी, यानी आपने डस्ट पार्टिकल वाली जो एयर है उसको इन्हेल कर लिया तो आपको फ़ौरन ही जो होती है वो डिसऑर्डर हो जाता है या कोई डिज़ीज़ हो जाती है आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो कमेंट इन योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशनल अकेडमी। अल्लाह